बाजार में देखिए अभी भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है और जी एंटरटेनमेंट दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, 2% की मजबूती के साथ जिस तरह से डील हुई उसके बाद हम देख रहे हैं अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। आज देखिए मुदीत हमने देखा कि चीनी शेयर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, चाहे वो अपर गैंग शेयर हो, धानी शुगर हो, ममाना शुगर हो, शक्ति शुगर जैसे स्टॉक्स हो, जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। शुगर स्टॉक्स में जो तेजी आई है, क्या आपको लगता है कि इस तेजी पे दाव लगाना चाहिए और चूंकि पिछले कुछ दिनों के करेक्शन के बाद ये तेजी आई है, खरीदारी करनी चाहिए? बिल्कुल मनीष, टेक्निकल स्ट्रक्चर पर इन लेवल्स पर दाव लगाना चाहिए। सबसे पहले बात करूंगा अपर गंगेज की, क्योंकि स्टॉक में 300 के बाद एक अच्छा अपमूव देखने को मिला था और फिर बीते 1-1.5 हफ्ते से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है और मुझे लगता है यहाँ से करीब अभी और करीब 470 से 480 रुपये तक के अपसाइड मूव अपर गंगेज में देखने को मिल सकते हैं। इसी सेगमेंट का दूसरा काउंटर है धरनी शुगर, इसका भी टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है। पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है यहाँ से करीब 42 रुपये तक के अपसाइड मूव धरनी शुगर में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही स्टॉक की बात करूंगा, किसी के पास पोजीशन है बने रहिए, कोई नया निवेश करना चाहता है नया भी निवेश कर सकता है। तो अपर गैंग शुगर और धान शुगर, दोनों शुगर ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे को पसंद है, उनको लगता है इन दोनों शुगर में तेजी देखने को मिल सकती है, खरीदारी के चल सकते हैं। हालांकि धानी शुगर में 10% का अपर सर्किट लगा हुआ है। आज एक इंटरेस्टिंग प्लेट देखिए, सीमेंट स्टॉक्स में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और हम देख रहे हैं कि तमाम सीमेंट स्टॉक, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, सब में खरीदारी देखने को मिली है। स्मॉल कैप में देखिए काकाटिया सीमेंट, लार्ज कैप में अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट जो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करें, सब में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। क्या सीमेंट में आप लार्ज कैप के साथ जाने का सलाह देंगे या आपको लगता है कि नहीं, छोटे मॉड्यूलर सीमेंट स्टॉक्स में अभी भी बहुत जान है, तेजी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल मनीष, छोटे मॉड्यूलर शेयर पे ही दाव लगाना चाहूँगा। सीमेंट सेक्टर में से मिड कैप काउंटर है एक प्रिज्म सीमेंट, जिसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बेहद पॉजिटिव है और चार्ट्स पे बुल फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है यहाँ से और अच्छे अपमूव की उम्मीद की जा सकती है और नियर टर्म में करीब 130 रुपये तक के अपसाइड मूव प्रिज्म सीमेंट दिखा सकता है। पोजीशन है, बने रहिए, नया भी निवेश कर सकते हैं। तो अभी भी हमको लगता है कि प्रीमियम सीमेंट जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, आप बने रहिए। लेकिन अशोक लैंड देखिए, हमने देखा है कि शेयर ने जो पिछले कुछ दिनों अंडर परफॉर्म किया, लेकिन आज के ट्रेंड में हल्की सी मजबूती देखने को मिली अशोक लैंड में। और इसी पे अशोक लैंड श्याम का लगातार इस पर हमारा स्पेशल कवरेज भी चल रहा है। मेरे साथ दीपाली भी जुड़ चुकी है और अशोक लैंड के मैनेजमेंट भी जुड़ चुके हैं। दीपाली, शुक्रिया मनीष। बिल्कुल हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर विनोद दसारी मौजूद हैं, एमडी हैं अशोक लेलैंड के। मिस्टर दसारी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। सर, नियर पास्ट में ऑटो इंडस्ट्री ने काफ़ी चैलेंजिंग टाइम देखा है और एक फैक्ट ये भी है कि उस चैलेंज माहौल में भी जो कंट्रीब्यूट किया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो सब्सटेंशियली किया है। अब हमारे पास अच्छा मॉनसून है, जीएसटी बिल पास हो चुका है और जो फॉर्च्यून्स हैं ऑटो इंडस्ट्री के वो भी अब चेंज होने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में क्या इस फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट ग्रोथ पूरी ऑटो इंडस्ट्री से एक्सपेक्ट करनी चाहिए या नहीं? पूरी ऑटो इंडस्ट्री को लगभग डबल डिजिट ग्रोथ तो आना चाहिए। सम सेगमेंट्स माइट डू लेसर, सम सेगमेंट्स माइट डू मोर देन दैट। जी, लेकिन मिस्टर दसारी, अगर खासतौर से अशोक लेलैंड की हम बात करें तो बीते 2-3 मंथ्स के जो फिगर्स आए वॉल्यूम ग्रोथ के, उसने थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर दी। तो जो ये डिसअपॉइंटमेंट आई, इसके पीछे के रीजंस क्या रहे और अभी जो कंसिस्टेंट, जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रेंड दिख रहा है, उसको देखते हुए आउटलुक क्या नज़र आ रहा है ग्रोथ का? आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ देखना चाहिए आपको। सबसे पहले कि पिछले साल जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था, बिकॉज देयर वाज अ प्री बाई। पिछले साल अक्टूबर 1 से एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और एसएलडी आने वाला था, उसके चलते जुलाई, अगस्त, सितंबर में काफ़ी प्री बाई हुआ था। तो कंपेयर टू लास्ट ईयर, येस द मार्केट लुक्स स्लाइटली डाउन, बट लॉन्ग रन में आई एम वेरी बुलिश। प्रीवियस हाई पूरे साल का अगर आप देखिए तो 350,000 का टोटल वॉल्यूम हुआ था। हम लोग तो अभी 3 लाख तक भी नहीं पहुंचे, तो अभी काफ़ी अपसाइड बाकी है। जी, यानी वॉल्यूम ग्रोथ जो डिसअपॉइंटिंग रही थी जुलाई में, वो ट्रेंड अभी कुछ मंथ्स अभी और बनी रह सकता है, ये आप कहना चाह रहे हैं अशोक लेलैंड? सारी इंडस्ट्री ऐसे ही चल रही है। अभी जुलाई में तो इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं था, अगस्त में भी शायद नहीं रहेगा, हमें लगता है कि सितंबर में भी कम रहेगा। देखिए, अभी अप्रैल 1 से BS4 चालू होने वाला है, उसके लिए तो लोग थोड़े सोच रहे हैं कि अभी वेट करें और नेक्स्ट क्वार्टर में खरीदें।
बट ओवरऑल आई थिंक शॉर्ट टर्म ब्लिप्स को छोड़िए, लॉन्गर टर्म में आई थिंक देयर इज अ मच बेटर इम्पैक्ट दैट दिस विल हैव। जी मिस्टर दसारी, बीते कुछ सालों में अगर अशोक लीलैंड की खास तौर से बात करें तो आपका जो मार्केट शेयर है वो कंसिस्टेंटली एक्सपैंड हुआ है। अभी भी यहाँ पर आप स्कोप देखते हैं फर्दर एक्सपैंड का, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये जो कंपटीशन भी है मीडियम और लाइट कमर्शियल सेगमेंट में, वो भी हाल ही में काफ़ी इंक्रीज हुआ है। तो इस इंक्रीज कंपटीशन से कोई रिस्क आप देख रहे हैं अपने मार्केट शेयर पर या नहीं? मार्केट शेयर बढ़ने के लिए 3 कारण होते हैं। एक तो है कि अच्छे प्रोडक्ट आपने दिए, हमारी व्हीकल ऐसी नहीं है कि जिसी को देखने में अच्छी लगी इसीलिए खरीद ली। वो कमर्शियल व्हीकल है, वो कैपिटल इंटेंसिव व्हीकल है, तो उनको एक रिटर्न आना चाहिए। तो एक तो है कि प्रोडक्ट अच्छी बनाई, दूसरी होनी चाहिए कि वो कस्टमर की व्हीकल हमेशा चलती रहनी चाहिए, इसके लिए नेशन वाइड सर्विस की ज़रूरत होती है। और तीसरी होती है कि हमारा जो करस्पॉन्डेंस होता है, हमारा जो इंटरेक्शन होता है कस्टमर से, वो डायरेक्ट होना चाहिए, जिससे कि हम समझ सकें कि कस्टमर के पास क्या इश्यूज़ है। बिकॉज अशोक लेलैंड में वी बिलीव आपकी जीत हमारी जीत, सो दैट मीन्स दैट जब तक कस्टमर प्रॉफिटेबल नहीं होगा हमको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा, और जब तक कस्टमर प्रॉफिटेबल रहेगा वो ऑटोमेटिकली अशोक लेलैंड को रिवॉर्ड करता रहेगा। जी मिस्टर दसारी, सरकार की ओर से आपने कहे कि जो रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी की ओर से, उनकी ओर से बार बार स्टेटमेंट्स आते रहे हैं कि आप पुराने ट्रक्स, पुराने जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनको फेज आउट कीजिए और उनको नई खरीद पर इंसेंटिव्स मिलेंगे। उनकी इन स्टेटमेंट्स को आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्या इससे डिमांड बूम होगी अगर इस तरह के कुछ भी डेवलपमेंट्स होती हैं, या फिर चैलेंजेस भी हो सकते हैं? नहीं, आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो ऑटो इंडस्ट्री और ऑटो फ्रेटर्निटी बहुत सालों से बोल रहा है। इवन इन दिल्ली जो अभी बैन हुआ, ये सब हम लोग हमेशा बोल रहे थे कि अगर आपको पोल्यूशन कम करना है तो जो पुरानी गाड़ियां हैं जो पोल्यूशन करती है उनको बैन करिए। तो ये 10 साल से नॉट अशोक लेलैंड, सायाम बोलता रहा है। तो अब गडकरी साहब ने इसको एक मुद्दा बना के आगे बढ़ाने की बात की है। वी आर फुली सपोर्टिव ऑफ दैट। अगर उसके लिए ऑटो इंडस्ट्री से कोई इंसेंटिव्स देना है गवर्नमेंट के साथ, तो ऑटो इंडस्ट्री भी एक कदम आगे बढ़ेगा। जी मिस्टर दसारी, एक तो एक्सपोर्ट ग्रोथ अभी अशोक लेलैंड की कैसी है और क्या ट्रेंड आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले महीनों में? और दूसरी चीज़ ये कि डिफेंस सेगमेंट में भी क्योंकि आप एक्सपेंड कर रहे हैं और पहले से आपकी प्रेजेंस है भी, तो ये डिफेंस बिजनेस से अभी जो टोटल रेवेन्यू पार्टिसिपेशन आता है वो कितना आता है और यहाँ पर कितनी इंप्रूवमेंट आप देख रहे हैं आगे? एक्सपोर्ट तो इस साल जो मेन मार्केट्स है हमारे, श्रीलंका और सऊदी अरेबिया थोड़े डाउन रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये मार्केट्स भी आ रहे हैं। हम लोग अलग नए मार्केट्स में भी जा रहे हैं। तो जो अभी एक्सपोर्ट्स हमारा लगभग 10% है हमारे टोटल सेल्स में, उसको हम लोग बढ़ाने की सोच रहे हैं और लॉन्गर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स आर वेरी गुड। डिफेंस में भी हमारे पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स हैं अभी, बट डिफेंस इज़ अ लॉन्ग जेस्टेशन बिजनेस। 4-5 साल लगते हैं एक ऑर्डर को लाने में। हम लोगों ने पिछले काफ़ी टेंडर्स जीते हैं, सो वी आर वेरी वेरी बुलिश अबाउट आवर डिफेंस बिजनेस। ये हमारे कंपनी के लिए आगे में ये जो सिक्लिकलिटी होती है ट्रक इंडस्ट्री को, उससे डील करने के लिए डिफेंस बिजनेस या एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हेल्प करेंगी। जी मिस्टर दसारी, आपने कहा है कि जो स्टेटमेंट्स आपकी ओर से आए हैं उसमें आपने ये बात कही है कि जो बीते 8 महीनों में बैन लगा हुआ था डीजल व्हीकल से, उससे पूरी ऑटो इंडस्ट्री को 4000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये नई पॉलिसी है, स्क्रैपिंग पॉलिसी है, वो बेटर है इन स्पाइट ऑफ बैनिंग डीजल व्हीकल्स, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि 1% सेस की भी जो बात हो रही है उसे भी बहुत खुश नहीं है ऑटो इंडस्ट्री, इससे भी डिमांड पर क्या कुछ असर पड़ सकता है? नहीं, एक चीज़ पहले, स्क्रैपिंग इज ऑलवेज बेटर। अगर आपको पोल्यूशन घटाना है तो आप पोल्यूटिंग व्हीकल्स को घटाइए। सो वी आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ स्क्रैपेज ऑफ व्हीकल्स विच आर ओल्ड एंड पोल्यूटिंग। बट किसी ऐसे चीज़ पे बैन लगाना जो गवर्नमेंट के सेट रेगुलेशंस को मीट करती है, उसको उस पे बैन लगाना या 1% सेस लगाना, ये हमें लगता है कि ये गलत है। जी, गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसे रेगुलेशंस होना चाहिए, हमने वो रेगुलेशंस में गाड़ी बनाई। अब कोई और आके बोले कि आपकी जो आप लॉ मीट करते हैं लेकिन आप पे पेनल्टी लगे, तो ये गलत है। हमको तो लगता है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया गया था कोर्ट्स को, एंड होपफुली आगे में ये रिजॉल्व हो जाएगा।